नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं के हिंदी के ऑनलाइन कालांश में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास नामक विषय को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समास को समझेंगे कि समास क्या होता है। देखो बच्चों, समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम, धन, आस। सम यहाँ पर उपसर्ग है जिसका अर्थ है संक्षिप्त के रूप में हुआ है, और यहाँ आस जो है मूल शब्द है जिसका अर्थ है कथन या शब्द। इस प्रकार समास जो प्रक्रिया है वो दो शब्दों के मेल से हुई है जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, यदि हम समास की परिभाषा बोलते हैं तो परिभाषा क्या होगी? देखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, उसको हम क्या बना देते हैं? राजपुत्र। अब आता है जब हम समास पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें हमारे सामने बार बार ये दो तीन चीजें रिपीट होती रहेंगी। इसको हम देखते हैं कि पुनरावृत्ति होगी, समास पद आएगा जिस समास पद को हम सामासिक पद भी बोलते हैं। तो बच्चों, समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है? देखो, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। एक समास के नियम होते हैं, उसमें कभी हम विभक्ति चिन्हों का लोप करते हैं और उसको संक्षिप्त करके लिखते हैं, तो उन नियमों से बने हुए शब्द को हम समस्त पद यानी कि सामासिक पद कहते हैं। अब आता है समास विग्रह क्या होता है। हमने समस्त पद को तो सीख लिया, यानी कि सामासिक पद से तो हम अवगत हो गए। अब इस समास का हम बार बार विग्रह करेंगे। विग्रह क्या होता है? जो समस्त पद है उसके सभी शब्दों को, यानी कि सभी जो पद है यानी कि जो शब्द हैं उनको अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समास विग्रह कहते हैं या व्यास भी कहते हैं। जो समास विग्रह है इसी को हम व्यास भी कहते हैं। जो एक समस्त पद है ना, उसके सभी पद यानी कि सभी शब्द को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे हमारे सामने समास पद है नील कमल, इसका विग्रह हम क्या करेंगे? नीला है जो कमल। ऐसे ही हमारे सामने समस्त पद आता है राजपुत्र। राजपुत्र का यदि हमें विग्रह करने के लिए कहते हैं तो हम क्या करेंगे? राजा का पुत्र। यह क्या हो गया? राजा का विभक्ति चिन्ह है बीच में, का पुत्र। और जब इसको समस्त पद हम बनाते हैं, ऊपर हमने समस्त पद की प्रक्रिया समझी थी, तो उसमें हम इस विभक्ति चिन्ह का लोप कर देते हैं। अब आती है जब हमारी एक समास की रचना होती है, कभी हम उसका विग्रह करेंगे, कभी उसको हम सामासिक पद में लेके आएंगे, तो हमारे सामने प्राय दो पद होते हैं। पहले पद को तो हम पूर्व पद कहेंगे और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहेंगे। अब पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? देखो, हमारे सामने एक शब्द है राजपुत्र। इस राजपुत्र का हम विग्रह करते हैं तो इसमें दो शब्द निकलते हैं, एक राजा और दूसरा शब्द हमारे सामने आता है पुत्र। ठीक है, ये जो शब्द आता है हमारा पहले वाला आरंभ का ये शब्द होता है, ये हमारा पूर्व पद कहलाएगा। ठीक है, प्रथम पद भी इसको बोलते हैं, पूर्व पद भी इसको बोल देते हैं। और ये है जो दूसरे नंबर पर है, इसको हम उत्तर पद यानी कि दूसरा पद भी बोल देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? ये थी हमारी जो एक समास प्रक्रिया है ना, उसमें संक्षिप्तीकरण करने में जो जो हमारे सामने आएंगे हुए। अब हम समास के भेद पढ़ेंगे। जो एक समास होता है उस समास के हिंदी में कितने भेद होते हैं और पद के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। पद क्या होता है? जो हमने अभी पढ़ा है, पद दो होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद पढ़े थे ना ये दो पद। इसके अतिरिक्त और भी पद होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। देखो, जो एक ये समास होता है ना, समास को हिंदी के अंदर यदि हम पढ़ते हैं तो हिंदी के अंदर मुख्य रूप से 6 समास आते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से
समास होते हैं। हम 6 समास पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन पदों के आधार पर भी हम समास पढ़ेंगे, तो इसी के अंदर हम पदों को भी साथ ही साथ पढ़ते ही जाएंगे। अब 6 समास कौन कौन से होते हैं पहले हम ये देखेंगे। देखो, पहला समास हमारा आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अब दूसरा हमारा आएगा द्विगु, दूसरा हमारा आएगा तत्पुरुष समास। अब तीसरा हमारा आएगा क्रमधारय समास। चौथा है हमारा आएगा द्विगु समास। ये दय जो है यहाँ पर आधा है, ऐसे समझ में नहीं आए तो बच्चे इसको ऐसे समझ लेना, दय आधा है, वह पर छोटी की मात्रा और गय के ऊ की मात्रा आती है, ये होता है हमारा द्विगु समास। ठीक है, और फिर हमारा नंबर 4 पर हमारा 2, 3, 4 और 5 पर हमारा आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसे समझ में नहीं आता, देखो, दय आधा, वह पूरा, फिर दय आधा, फिर वह पूरा, द्वंद्व समास। और नंबर 6 हमारा होगा बहुव्रीहि समास। 8वीं कक्षा में हम ये 6 के 6 समास पढ़ेंगे। देखो, बहुव्रीहि समास तक हमने समझ लिया। अब पदों के आधार पर भी हमने समास पढ़े थे ना, मैंने एक लाइन बताई थी, पदों के आधार पर यदि हम पढ़ते हैं तो पदों के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पदों के आधार पर यदि हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो पदों के आधार पर आपको समास के 4 भेद पढ़ने पड़ेंगे। समास जो है 4 प्रकार के होते हैं। यहां तक क्लियर? अब आगे देखो, पदों के आधार पर 4 कैसे होते हैं पहले ये समझो। जो हमारा अव्ययीभाव समास है ना, ये अव्ययीभाव समास, इसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, तो पहले पद की प्रधानता के आधार पर 1 हो गया। अब ये तत्पुरुष समास है, और ये क्रमधारय समास है, और ये द्विगु समास है। इन तीनों समासों में दूसरा पद प्रधान, यानी कि जो मैंने बताया था आपको उत्तर पद प्रधान हो गया, तो ये दूसरा पद की प्रधानता के आधार पर, तो इसको किस समास में गिना जाएगा? 2 में। ये जो तत्पुरुष समास होता है इसको दूसरे पुरुष की प्रधानता के आधार पर गिना जाता है, और क्रमधारय और द्विगु समास को इसके भेद के रूप में गिना जाता है कि ये दोनों इसके भेद आते हैं जब इसके अंदर हम पद के आधार पर 4 समास पढ़ते हैं। वैसे हम कंटिन्यू में 6 समास पढ़ेंगे। अब आता हमारा द्विगु समास। द्विगु हमारा हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? प्रथम और दूसरा, पहला भी और दूसरा भी, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये दोनों पदों की प्रधानता के आधार पर होगी। हमारे पास जो है दोनों पद प्रधान होगी इस समास में, तो ये समास नंबर 3 गिन देंगे हम। अब आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, न दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बल्कि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। हम किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, प्राणी का जिक्र करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अन्य पद की प्रधानता के आधार पर ये समास का चौथा भेद आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां तक हमने ये समास के भेद पढ़ लिए। एक बार दोबारा देखो, हिंदी में प्रमुख रूप से हम 6 समास पढ़ते हैं। 6 के 6 के नाम है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। फिर आता हमारा पदों की प्रधानता के आधार पर। जब हम वर्गीकरण करते हैं समास का तो हम 4 करते हैं। कैसे करते हैं? पहला हमारा आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहले पद प्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद की प्रधानता होती, इसलिए ये समास नंबर 1 आ जाएगा। दूसरा तत्पुरुष समास गिना जाता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, तो
तो इसको हम क्या कहते हैं, दूसरे पद की प्रधानता के आधार पर दूसरा समास हो गया, और इन दोनों को इनके दूसरे पद की प्रधानता के कारण भेद के रूप में भी गिना जाता है। और तीसरा हमारा आ जाता है इसके अंदर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, और फिर आता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा होता है, और न ही दोनों होते हैं, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है, इसलिए इसको समास नंबर 4 में गिना जाता है, पद की प्रधानता के आधार पर। ये हमने दोनों तरीके से इसका पदों का वर्गीकरण कर लिया। अब हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास क्या होता है। देखो बच्चों, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अबे जिस समास में हमने पढ़ लिया, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया आप सभी बच्चों को? पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, हमने पढ़ लिया। लेकिन अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय भी मिलता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। दूसरा उपसर्ग होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है। लेकिन जो ये उपसर्ग मिलेगा ना, उपसर्ग के कुछ नियम होंगे। अब उपसर्ग के नियम क्या होंगे बच्चों? जब हम अव्ययीभाव समास को पढ़ेंगे तो इसका जो उपसर्ग होगा, ये व्याकरणिक कोटियां होती हैं। उपसर्ग जो है लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष, ये व्याकरण की 5 कोटियां होती हैं। इन 5 व्याकरणिक कोटियों के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। उपसर्ग यदि होगा अव्ययीभाव समास में तो वो लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के अनुसार उनमें परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? इसमें परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये अव्यय की तरह काम करेगा। नहीं होगा, बल्कि अव्यय की तरह ही अपरिवर्तनशील रहेगा, तब वह अव्ययीभाव समास कहलाएगा। अब कैसे? ये उदाहरण के माध्यम से अपरिवर्तनशील रहेगा। यहां तक समझ में आया? अब देखो हम इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है प्रतिदिन। अब इसको ध्यान से समझो बच्चों। देखो, प्रति हमारा पूर्व पद है और दिन हमारा जो है उत्तर पद है, ठीक है। अब हम प्रति को दबा ऐसे छुपा लेते हैं तो हमारे सामने दिन शब्द आता है और इसका कोई जो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा दिन है। तो प्रधानता किसकी हुई? पूर्व पद की प्रधानता हुई ना। दूसरा, अब एक और देखो, मैंने क्या किया, जो पहला पद यहाँ क्या है? उपसर्ग भी है ना, पूर्व पद की प्रधानता है। दूसरा क्या है? उपसर्ग भी है। अब जब उपसर्ग है तो ये कैसे पता चला कि ये जो है हमारा अव्ययीभाव समासी है? इसको देखो, लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका जो है समस्त पद हमारा बनेगा प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का प्रतिदिनों शब्द नहीं बनता ना। यदि हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो
प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहता है, लिंग नहीं बदल सकते, तो इसलिए ये अव्यय की तरह काम करता है प्रतिदिन शब्द, और इसलिए हमारा कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास हुआ। अब हमारे पास देखो एक और बताती हूँ मैं आपको, हमारे पास शब्द है अनुकरण। देखो इसके अंदर भी हमारा उपसर्ग आया, दो शब्द आए इसमें भी, अनु आया, अनु तो हमारा पूर्व पद हुआ, ठीक है ना, और करण जो है हमारा उत्तर पद हुआ। लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि ये अव्ययीभाव समास है? इसका हम क्या करेंगे, वचन बदल के देख लेंगे। हमें अनुकरण शब्द का अनुकरणो शब्द मिलता है ना, तो इसलिए इसका वचन बदल गया, तो ये हमारा अव्ययीभाव समास नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर? अब देखो अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वो जैसे है वैसे ही रहते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। हमारे पास शब्द है यथा शक्ति, तो यथा जो है एक अव्यय है और शक्ति जो है हमारा शब्द है, यानी कि यथा जो हमारा पूर्व पद है और शक्ति हमारा उत्तर पद है, और इसका हम विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार, यानी कि प्रथम पद जो है उसकी पदांत हुई। यह हमारा कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। आजीवन, आजीवन क्या है? आ उपसर्ग है और जीवन जो है हमारा शब्द है, और आजीवन को हम क्या करेंगे? जीवन पर्यंत, विग्रह हो जाएगा इसका, तो ये हमारा कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास हुआ ना। इसका हम क्या बनाएंगे? विग्रह जीवन पर्यंत। यहाँ तक तो समझ में आ गया बच्चों। लेकिन एक और होता है जो अव्ययीभाव समास होता है ना, इसके अंदर ये अव्यय पूर्व पद की बजाय उत्तर पद में भी आ जाता, लेकिन ये अव्यय की तरह काम करता। कैसे? देखो समझो, हमारे पास शब्द आया जीवन भर, तो ये भर जो है ना ये एक अव्यय है, इसको भी हम जीवन पर्यंत ही लिखेंगे, यानी कि जीवन तक। भर का अर्थ क्या हो गया? जीवन तक। तो ये बाद में भी यदि आता है तो भी ये हमारा क्या होगा? अव्ययीभाव समास ही होगा। दूसरी ओर ध्यान देने की बात क्या होती है? अव्ययीभाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे हम लिखते थे ना घर घर, एक घर से दूसरे घर तक, यानी कि प्रत्येक घर, चाहे यह घर घर आगे, दिन दिन आगे, दिनों दिन, रातों रात, तो ये सभी हमारे क्या है? पुनरावृत्ति वाले दिन है, ये पुनरावृत्ति वाले शब्द है ना, ये सभी भी हमारे क्या होंगे? अव्ययीभाव समास होंगे। ये समझ में आ गए? जैसे हमने संज्ञा के रूप में किया घर घर, ऐसे विशेषण के रूप में भी आते हैं एकाएक, यानी कि एक के बाद एक, तो ये भी हमारा क्या हो गया? हमारा अव्ययीभाव समास हो गया। ये विशेषण के रूप में आ गया, ये संज्ञा के रूप में था, ये विशेषण के रूप में आ गया। इसी तरह क्रिया के रूप में भी आता। क्रिया के रूप में कैसे करेंगे हम? जैसे पहले पहल, ये पहले पहल क्या है हमारा? ये भी हमारा एक अव्ययीभाव समास है। भागम भाग, ये भागम भाग क्या है? ये क्रिया कर रहा है, तो ये भागम भाग हमारा क्या है? अव्ययीभाव समास। तो बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा समास क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, विग्रह क्या होता है, और एक समास रचना में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा एक समास के कितने भेद होते हैं, और उन भेदों में से एक हमने अव्ययीभाव समास को पढ़ लिया है कि अव्ययीभाव समास वो होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, वो अव्यय या उपसर्ग होता है, और उपसर्ग जो है लिंग वचन कारक काल और पुरुष के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, बल्कि अव्यय की तरह कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। और ये मैंने उदाहरण दिए। लेकिन सामान्य से जो समास होते हैं लगने के बाद जिन उपसर्ग के अंदर परिवर्तन हो जाता है वो हमारे अव्ययीभाव समास में नहीं आकर तत्पुरुष समास में गिने जाते हैं। जैसे मैंने अनुचर शब्द बन दिया, तो अनु उपसर्ग तो अवश्य था, लेकिन अनुचरो उसका रूप बदल रहा था, और रूप बदलने के कारण वो हमारा क्या हो गया? हमारा तत्पुरुष समास में आ जाएगा, न कि अव्ययीभाव समास में। तो आज हमने ये अव्ययीभाव समास को कंप्लीट कर लिया। तो आगे की जो हमारे 5 समास रहते हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।